हेलो एवरीवन, इस क्लास में हमें डिस्कस करना है रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन का कॉम्बिनेशन। देखो ये वो टॉपिक है जहां से बच्चे के दिमाग में कॉम्प्लिकेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से पहले तक चीजें समझ में आ रही होती हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सीख जाते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा इक्वेशन लगाना सीख जाते हैं और उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना सीख जाते हैं। लेकिन यहां पे जब बॉडी घूमती भी है और उसके साथ में वो मूव भी करती है लीनियरली, तो दिक्कत आने लगती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली दिक्कत आएगी। तो इस चीज को समझने के लिए कि कैसे कोई बॉडी ट्रांसलेट भी करेगी और रोटेट भी करेगी और इसके कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगी। जनरली हम जो चीजें देखते हैं, जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते हो, ठीक है, स्कूटी चलाते हो, कार तो नहीं चलाते होगे अभी, है ना, इतना अमीर तो नहीं होगे। तो अगर आप साइकिल चला रहे हो, मान के चल लो, ठीक है, तो साइकिल अगर मूव कर रही है तो इसका मतलब उसका पहिया अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रहा है, लेकिन वो आगे भी जा रहा है। ऐसा अगर आप साइकिल को स्टैंड पे लगा के चलाते हो तो ऑब्वियसली उसका पीछे वाला व्हील सिर्फ घूम रहा होता है एक ही पॉइंट पे, तब थोड़ी ना साइकिल चलती है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के कांटेक्ट में आता है, मतलब जैसे उसको एक सरफेस मिल जाती है चलने के लिए, तो उस सरफेस पे आगे बढ़ने लगता है। क्लियर है बात? तो उस टाइम पे वो व्हील जो होता है वो क्या कर रहा होता है, अपनी एक्सिस के अबाउट तो घूम ही रहा होता है, साथ में वो आगे भी बढ़ रहा होता है। तो इसी मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड। अगर आपने फुटबॉल वगैरह देखी होगी, बास्केटबॉल देखी होगी, फुटबॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, जब प्लेयर पास करता है बॉल को तो वो किक करता है, तो बॉल ऐसे रोल करती हुई जाती है ना, रोल तो मैं नहीं बोलूंगा बट ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, रोल करते हुए जाती है। तो इसका क्या मीनिंग है कि बॉल अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है लेकिन आगे भी बढ़ रही है। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है कि अगर मैं यहां पे एक बॉडी ले लूं, रिजिड बॉडी, ठीक है, ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इस पर्टिकुलर थ्योरी में जो हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अगर ये बॉडी मान के चलो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूम रही है और सेंटर ऑफ मास को मैंने इधर स्पीड दे दी है v, ये बात तो समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी चल भी रही है आगे और घूम भी रही है। ऐसा करना, एक फुटबॉल लेना, उसको हाथ से ऐसे धक्का दे देना फ्लोर पे, तो वो क्या करेगी, इस तरह से रोल करती हुई आगे बढ़ती जाएगी, मतलब कि वो घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम एक मास को सिंपली यहां से पुश कर रहे थे इधर से, तो ये सीधा सीधा आगे चल रहा था। ठीक है, अब अगर मैं एक ऐसी बॉडी ले लूं, पुली वगैरह आपने देखी होगी, और इसके सेंटर को कहीं पे बांध दूं और इसको ऐसे करूं, ठीक है, जैसे पुराने जमाने के अगर मूवीज वगैरह देखी होगी तो लोग क्या करते थे, बकेट से पानी खींचते थे एक पुली के थ्रू, ठीक है, पुली पे रोप डाल के। और पुली तो हम बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं ना कांस्टेंट मोशन वगैरह में, तो उसका मैकेनिज्म आपको पता है। तो पुली अपनी जगह पे घूम रही होती है, बस इतना सा उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो अपनी जगह पे ही घूम रही होती है और उससे अपना काम बन रहा होता है। तो अगर बॉडी अपनी ही जगह पर एक एक्सिस के अबाउट घूम रही हो तो उसे बोलते हैं हम प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन क्यों? क्योंकि वो सिर्फ रोटेट कर रही है। और अगर बॉडी सिर्फ आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है और सिर्फ लीनियरली मूव कर रही है तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर बॉडी दोनों कर जाए, यानी कि घूमे भी अपने एक्सिस के अबाउट और आगे भी बढ़े, तो क्या बनेगा, रोटेशन और ट्रांसलेशन कंबाइन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मैं बात कर रहा हूं यहां पे सेंटर ऑफ मास की। भाई सेंटर ऑफ मास चल रहा है अपना v वेलोसिटी से आगे की तरफ, ठीक है, और ये जो है बॉडी ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसी टाइम टी पे मैं एनालाइज कर रहा हूं चीजों को, ये बॉडी इधर आ गई है, ठीक है, किसी टाइम टी पे बॉडी इधर आ गई है, लेट से ये बन गई, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, राइट। अब देखो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये इस फ्लोर पे मूव कर रही थी और यहां पे भी सेम ही फ्लोर है, इस तरह से यहां पे है अभी बॉडी, राइट। अब हो क्या रहा है कि भाई अगर ये बॉडी घूम रही है और मैं डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं, अब यहां पे ऑब्जर्वर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मैं मान लो ग्राउंड पे खड़ा हूं, मैं पूछता हूं कि टी टाइम में ये जो सेंटर ऑफ मास है इसने कितनी दूरी चली है। तो देखो सेंटर जो है इसका यहां से टी टाइम में चल जाएगा वीटी दूरी, क्योंकि सेंटर ने मूवमेंट की है सिर्फ और सिर्फ लीनियरली। सेंटर ऑफ मास देखो यहां पे था, चल के यहां पे आ गया, तो टी टाइम में कितनी दूरी चला, वीटी। क्लियर है ये बात? तो ओके। लेकिन जो पॉइंट्स हैं इस बॉडी पे, क्योंकि ये बॉडी घूम भी रही है, वो भी मूव कर रहे होंगे। कैसे मूव कर रहे होंगे? मान के चलो कि ये वाला पॉइंट अभी यहां पे है, ठीक है, यहां पे जो टच में है ना अभी अर्थ के साथ, सरफेस के साथ में, वो पॉइंट यहां पे है। जैसे ये बॉडी घूमती है, ये पॉइंट क्या ऊपर जाने लगेगा, ये बात तो क्लियर है। सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं जाएगा,
ये बात तो है, सेंटर तो कहीं नहीं हिलेगा। फुटबॉल को आप चाहे हिला ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, चाहे फेंक लो, कहीं पे भी रख लो, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होने वाली। वो फुटबॉल के बीच में है तो बीच में ही रहेगा। लेकिन अगर जैसे मैं इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करता हूं, आगे की तरफ बढ़ाना स्टार्ट करता हूं, तो भाई ये पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, कुछ टाइम बाद यहां पहुंच जाएगा। अगर ये आधा चक्कर पूरा करेगा तो यहां पहुंच जाएगा, और अगर फुटबॉल ने एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया तो वापस ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा। मतलब कि फुटबॉल अगर 2πr घूम गई तो ये पॉइंट वापस यहीं पे। ये बात क्लियर है? तो मैं किसी टी टाइम पे देख रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि मैं 2πr घूम गया वापस यहीं पे आ गया तो फुटबॉल मास ने कितनी दूरी चली, सेंटर ऑफ मास ने फुटबॉल की सरकमफेरेंस के बराबर, ये सब चीजें नहीं करेंगे। मैं टी टाइम पे देख रहा हूं, टी टाइम पे वीटी डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास यहां था, टी टाइम में चल के यहां आ गया वीटी। ठीक है, पहले जो पॉइंट था वो यहां था, अब पॉइंट कहां आ गया होगा टी टाइम में? पहले पॉइंट था मान लो यहां पे, ठीक है, अब पॉइंट आ गया टी टाइम में यहां पे। ठीक है, लेट्स से यहां पे आ गया है, किसी टी टाइम पे पॉइंट की लोकेशन हो गई ये। तो अब मुझे देखना है कि टी टाइम में जो ये पॉइंट है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, फिर मैं देखूंगा इसकी वेलोसिटी कितनी है, फिर मैं देखूंगा इसका एक्सेलरेशन कितना है, ये चीजें पता चल गई। फिर मैं देखूंगा इसका लीनियर मोमेंटम कितना है, फिर मैं देखूंगा इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, फिर मैं देखूंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और ये 6 चीजें निकालना आ गई। उसके बाद आपको कोई भी सवाल मिल जाए आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। तो अगर ये पॉइंट यहां पे है, t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी घूमना चालू करती है, t इक्वल्स टू टी टाइम पे, किसी भी टाइम t पे ये बॉडी, ये पॉइंट यहां आ गया इस बॉडी का। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इस बॉडी पे, उन सब का मैं डिस्कशन कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं। मान लेता हूं कि ये घूम गया थीटा, कितना घूम गया ये पार्टिकल, यहां से थीटा एंगल घूम के यहां चला गया, राइट। अब अगर ये थीटा एंगल घूमा है तो क्या मैं थीटा को लिख सकता हूं ओमेगा टी? भाई थीटा को ओमेगा टी कैसे लिख दिया? बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और टी टाइम में कितना एंगल घूमेगा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। क्लियर बात है? अब अगर ये ओमेगा टी घूमा है तो थीटा की वैल्यू में ओमेगा टी रख दूंगा, राइट। ये दूरी कितनी होनी चाहिए? ये अगर इसकी रेडियस के बराबर है, आर के बराबर, यहां से लेके और यहां तक, और ये भी इसकी दूरी के बराबर है, रेडियस के बराबर, आर के बराबर। तो देखो ये आर है तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया, आर कॉस थीटा। तो ये दूरी जो बची, ये वाली, एक सेकेंड इसको ठीक से बनाते हैं, ये दूरी जो बची नीचे वाली कितनी होगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सेंटर ऑफ मास का तो मुझे पता चल गया वीटी हो गया, मुझे देखना पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डी पी लिख रहा हूं, उसको क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है पार्टिकल। देखो पहले पार्टिकल यहां पे था, अभी आ गया है यहां पे, कहां आ गया है, यहां पे। ठीक है, तो मुझे ये दूरी चाहिए यहां से और यहां तक की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की सीधी दूरी। तो अगर पार्टिकल इनिशियली यहां था, फाइनली यहां पे आ गया है, तो यहां से और यहां तक की दूरी चाहिए, और वो दूरी होगी कितनी, vt माइनस दिस दूरी। अगर vt में से ये दूरी मैं घटा दूं तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास में। क्लियर बात है? मतलब कि यहां से और यहां तक की दूरी में से मैं ये दूरी घटा दूं तो ये दूरी आ जाएगी अपने पास में। तो कितना चला पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में, वो चलेगा अपने पास vt माइनस ये दूरी कितनी है, आर का ये वाला कंपोनेंट, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा यानी कि ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर है ये बात? थीटा की वैल्यू ओमेगा टी रख दी, आई कैप। क्लियर? इतनी दूरी चलेगा, ये दूरी देखो ना कितनी है, आर है तो इसका कंपोनेंट आर साइन थीटा आ गया। अब मैं बात करता हूं कि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में तो इतना चला, यहां से लेके और यहां तक, वाई डायरेक्शन में भी कुछ ऊपर उठ गया है। देखो पहले नीचे था, जमीन पे टच में था, अभी पार्टिकल थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। तो कितना ऊपर उठ गया है, उसके लिए मैं देखता हूं वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, पहले पार्टिकल था यहां पे, अभी पहुंच गया है यहां पे, यानी कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गई ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितनी है, आर। टोटल दूरी कितनी, यहां से यहां तक की आर माइनस आर कॉस थीटा। तो लिखेंगे आर माइनस आर कॉस थीटा यानी कि ओमेगा टी। ये हो गया जे कैप में। क्लियर? तो ऐसे हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कि पार्टिकल ने किसी भी टी टाइम में जब कोई बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है तो कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है। अब एक चीज देखो, अब मैंने ये तो हर बॉडी में ऐसे देखूंगा नहीं, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा है तो उसका कुछ यूज होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ पर्पस होना चाहिए कि क्यों पढ़ा था सेंटर ऑफ मास, बस ऐसी क्वेश्चन आएगा इसलिए पढ़ दिया नहीं। यहां पे सेंटर ऑफ मास का यूज आएगा। कैसे आएगा, देखो अगर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिख सकता हूं ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखूं तो आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा अपने पास में, वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यही मैंने यहां पे किया है, लेकिन यहां पे मैंने आपको करके दिखाया है कि कैसे किया है। वहां पे चीजें फॉर्मूला वाइज हो जाएंगी, और फॉर्मूला वाइज हो जाएंगी तो अच्छी बात है। 12वीं के बच्चे को फॉर्मूले से चीजें समझ में आ रही हैं, 11वीं में खैर ये पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी पेपर देने वाले रिवाइज कर रहे हैं चीजों को। अगर उनको फॉर्मूले से चीजें समझ में आ रही है, फॉर्मूले से क्लियर हो रही है चीजें, बहुत अच्छी बात है। समझा तो मैंने दिया ही है कि कैसे हुआ सारी कहानी, ठीक है, यहां से वहां तक कैसे गई, टी टाइम में क्या क्या हुआ। तो भाई देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, कि पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हुआ एक्स डायरेक्शन में और कितना हुआ वाई में, कैसे निकाला मैंने। मुझे पता चल जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और उसमें जोड़ दूं मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काम खत्म। यानी कि मुझे करना क्या है, हर एक सवाल में जब भी बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट कंबाइन करेगी तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, जो कि सबसे आसान है। हर बॉडी का मुझे सेंटर ऑफ मास पता होगा। यहाँ पे जनरली रेगुलर शेप्ड बॉडी होंगी, उनका सेंटर ऑफ मास बीच में ही आएगा, है ना। या फिर मतलब कोई स्फीयर होगा, कोई सॉलिड स्फीयर होगा, कोई हॉलो स्फीयर होगा, कोई डिस्क होगी, कोई रिंग होगी, उनका तो बीच में ही होता है। हाईली सिमेट्रिक बॉडीज मिलेंगी तो बीच में सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने में तो कतई दिमाग नहीं लगाना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता चल गया, यानी कि मैंने देखा कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ। जो चीजें नजर आएंगी वो तो आसान है फाइंड करना। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास से रिपोर्टिंग मांगूंगा कि तेरे रेस्पेक्ट में बता पार्टिकल कहां पे है, उसको जोड़ दूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख सकता हूं और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देख सकता हूं तो क्या होगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। मैं उन दोनों को ऐड कर दूंगा। या फिर मुझे एक काम कर लेना चाहिए कि मैं सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाऊं, फिर मैं देखूं टी टाइम के बाद मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं देखूंगा भाई मैं पहले वहां पे था, टी टाइम में मैं वीटी दूरी पे आ गया, फिर मैं देखूंगा मेरे रेस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो मैं आया हूं आराम से ऐसे सीधा, ठीक है। बॉडी घूम रही है तो सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, मैं तो, लेकिन मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं उसी पोजीशन पे ऐसे ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में पार्टिकल मैं देख रहा हूं कि भाई इधर आ गया है, इधर आ गया है। तो मैं देखूंगा पहले तो ये यहां पे था, अभी इधर है, तो मेरे रिस्पेक्ट में देखो ये थीटा डिग्री घूमा, थीटा डिग्री घूमा, तो इसका मतलब ये कुछ ऊपर भी चढ़ा है और कुछ इधर भी खिसक गया, तो वो दूरी मैंने लिख दी यहां पे, ठीक है। तो यही करना है हर बार, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाना है और सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ के देखना है कि पहले आपने कितनी दूरी ट्रेवल करी, उसके बाद देखना है कि आपके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर पॉइंट ने कितनी दूरी तय करी। ये हो जाएगा किसी भी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ये चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे डिस्कस करना है कि वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक छोटी सी चीज है जो मैंने कवर नहीं की है, क्योंकि मैं रोटेशन का एक अलग से लेक्चर लेना चाहता हूं, जो कि अगला जस्ट लेक्चर है। कि अगर कोई बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहाँ पे r1 दूरी पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, m1 मान लो, यहाँ पे एक और पार्टिकल है r2 दूरी पे m2 मान लो, ठीक है, और बॉडी घूम रही है ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो इस पार्टिकल की स्पीड बता सकता हूं मैं, टेंजेंशियल स्पीड, वो होगी इस डायरेक्शन में, और कितनी होगी v1 मान लेता हूं, इधर वाले की होगी इधर डायरेक्शन में, v2 मान लेता हूं, v1 होगी अपने पास में, कितनी होगी v1, ये हो जाएगी r1 ओमेगा, और v2 कितनी हो जाएगी, ये छोटा r1 आएगा, v2 कितनी हो जाएगी, हो जाएगी r2 ओमेगा, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट की रोटेशन वाली अगर मैं बात करूं, कोई बॉडी प्योरली रोटेट करी, मतलब कि ये इस पॉइंट के अबाउट बस ऐसे 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 घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, एक पूरा चक्कर कटवा दो इसको तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा, सर्कुलर हो गया। ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, ये भी सर्कुलर मोशन करेगा। मतलब कि जो सारे पार्टिकल है किसी भी एक बॉडी में, वो अलग अलग रेडियस की सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। अगर बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है तो वो भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। समझ में आया क्या बोला मैं, कि भाई ये सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास पे जाके देखूंगा तो ये मुझे यहां पे दिखेगा, थोड़ी देर बाद मुझे यहां पे दिखेगा, फिर नीचे दिखेगा, फिर नीचे दिखेगा, फिर नीचे दिखेगा, इस तरह से। क्लियर है ये बात, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब कि जो हमें यहां पे डिस्कस करना है। पहले हमने क्या डिस्कस कर लिया, पहले हमने डिस्कस कर लिया कि
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का। अब हम देखते हैं वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो भाई, ये अपने पास में बॉडी थी, ये बॉडी की सरफेस थी, नीचे वाली बॉडी यहाँ पे पहुंची। चलो यहाँ पे क्यों पहुंचाना, अब डिस्प्लेसमेंट थोड़े ना देख रहा हूं। अब मैं वेलोसिटी की बात करूंगा। भाई साहब, सेंटर ऑफ मास को मैंने कितनी वेलोसिटी दी थी, v, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं किसी भी एक पार्टिकल की, यहां वाले पार्टिकल की, टॉप मोस्ट पार्टिकल की, ठीक है, इस पार्टिकल की रेडियस कितनी होगी सेंटर के अबाउट, r के बराबर होगी, और इस पार्टिकल की भी कितनी होगी, r के बराबर होगी। तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं, है ना। कुछ पॉइंट होंगे जो कि मैं स्टैंडर्ड पॉइंट्स होते हैं, और वो सारे के सारे पॉइंट मैं इसकी पेरीफेरी पे लेने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट अल्टीमेटली इसको छूने वाले हैं, सरफेस को, है ना। कभी ये छुएगा, फिर ये छूलेगा, फिर ये छूलेगा, ना, इस तरह से। तो अगर मैं बात करता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ये तो हमने पिछले में प्रूव किया था कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख दो, उसमें ऐड कर दो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो भाई ठीक है, लिख देंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे पूछा जाए इस पार्टिकल की आप वेलोसिटी बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ना, ये सारा काम होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, पहले लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो क्या है, v है, तो मैं लिख देता हूं भाई v, तो लिख दिया मैंने v, प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भाई साहब इसने करा है सर्कुलर, मतलब कि अभी इसकी वेलोसिटी जो है वो होगी ओमेगा आर। अगर पूरी बॉडी इस तरह से ओमेगा से घूम रही है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा आर, तो लिख दूंगा ओमेगा आर। अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल की, इस वाले पार्टिकल की, तो देखो क्योंकि बॉडी v वेलोसिटी से आगे, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मतलब कि पूरी बॉडी का जितने भी पॉइंट है सारे v वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, ये बात मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इधर जा रहा होगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की डायरेक्शन में तो हो गई v, और इधर की डायरेक्शन में क्या हो गई, r ओमेगा, मतलब ओमेगा आर, वही लिख सकता हूं, क्योंकि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, इधर जाने की कोशिश करेगा, और इसकी स्पीड क्या होगी, ओमेगा आर, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। या फिर मैं सीधा सीधा देखूं तो इस वाले की क्या होगी स्पीड, v, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि है v और आर ओमेगा, लेकिन v इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में आर ओमेगा, तो v माइनस आर ओमेगा हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस आर ओमेगा। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v प्लस आर ओमेगा, तो मैं v इधर लिख रहा हूं, v प्लस आर ओमेगा, और ये हो जाएगा अपने पास में v माइनस आर ओमेगा, ठीक है, इस पॉइंट की स्पीड। अगर मैं इस वाले पॉइंट की स्पीड की बात करूं, किसी भी जनरल पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v इधर है, लेकिन आर ओमेगा इधर है, ठीक है, v इधर है, आर ओमेगा इधर है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आ जाएगा बीच में, और निकालेंगे कैसे, अंडर रूट v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे दो वेक्टर हैं, उनका एडिशन कैसे होता है, ऐसे होता है। तो भाई साहब अगर वेलोसिटी मुझे निकालनी है तो कोई तकलीफ थोड़ी ना हुई मुझे वेलोसिटी निकालने में। मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देख लूंगा, उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी देख लूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, आ गई, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालो। अब जब मैं रोलिंग के लेक्चर में आऊंगा, जस्ट अगले लेक्चर में, जब मुझे ये पता चलेगा कि रोलिंग मोशन होता क्या है, तो मैं वहां पे बोलूंगा कि जब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि ये जो वाला पॉइंट है जब सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये बोलेंगे हम प्योर रोलिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेंस में भी पूछा जाएगा, जेईई एडवांस में भी पूछा जाएगा। क्लियर है, मतलब कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी 0 कर दूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 कर देता हूं, तो उसको हम रोलिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर ये वेलोसिटी 0 है तो इधर वाला वेक्टर इधर वाले वेक्टर के बराबर, यानी कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रोलिंग की कंडीशन होती है, हर एक बार सेटिस्फाई करती है ये चीज। v इक्वल्स टू आर ओमेगा रोलिंग की कंडीशन होती है और सेटिस्फाई करते हैं। खैर वो अगले लेक्चर की बात है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे, रोलिंग एक अलग टॉपिक है। यहां पे ये चीज समझ आई या नहीं, ये मुझे पहले बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि v प्लस आर ओमेगा जब हो गया है, ठीक है, तो क्यों हो गया है। तो मैंने बताया क्यों हो गया भाई, पूरी बॉडी जब सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है तो पूरी बॉडी के हर एक पॉइंट की स्पीड v इस डायरेक्शन में होगी, और हर एक पॉइंट r ओमेगा से सर्कल तो कर ही रहा है सेंटर के अबाउट में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। लेकिन ये इधर है तो माइनस लगा दिया, सिमिलरली इधर है तो ऐसे वेक्टोरियली ऐड करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर है, तो उसको कैसे ऐड करेंगे हम, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। क्लियर है, ओके। अब मैं एक्सेलरेशन की बात भी कर लेता हूं। अब एक्सेलरेशन की बात अगर मैं करूं तो यार एक्सेलरेशन में आपको एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, अभी टर्म्स तो वही रहेगी, टर्म्स तो वही रहेगी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जो होगा
वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मतलब मुझे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख लेना है कि मेरा एक्सेलरेशन कितना है, वो तो मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद मुझे देखना है कि मेरे रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, दोनों को ऐड कर दूंगा वेक्टोरियली, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ किसी भी रैंडम पार्टिकल किसी भी टाइम टी पे। क्लियर है ये बात। अब मान लो भाई अपना पार्टिकल कुछ यहाँ पे है, ये बॉडी घूम रही है, वही सारी सेम चीज है, ऐसे घूम रही है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा से घूम रही है, इस तरह से किसी टाइम टी पे यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है पार्टिकल। अब एक्सेलरेशन जो होंगे, इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास का है ए सी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है ए सी, ओके। अब अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए सी है और ये पॉइंट है, इसके पास में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सीधी सी बात है, दो एक्सेलरेशन होंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो होगा इधर की साइड में जो कि है AT, और रेडियल होगा वो होगा हमेशा इधर की डायरेक्शन में जो कि होगा AR। अब यहां पे अपने पास में तीन एक्सेलरेशन हो गए, अब अगर मुझे लिखना है वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, तो लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि है अपने पास में AC, ठीक है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी कि जो पार्टिकल है उसका नेट एक्सेलरेशन क्या आ रहा है वो मुझे लिखना है इस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, वो रेडियली भी होगा और टेंजेंशियली भी होगा। अब टेंजेंशियली क्या होता है, ए टेंजेंशियल होता है अपने पास में आर अल्फा, और रेडियल क्या होता है, ए रेडियल होता है अपने पास में ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आती है। तो इन दोनों का नेट निकाल दूंगा तो वो आ जाएगा अपने पास में एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐड कर दूंगा यहां से वैल्यूज रख के। क्लियर है। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकाला मैंने, कैसे वेलोसिटी निकाली और कैसे एक्सेलरेशन निकाला, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और देखो बेसिक्स है, अगर समझ में आते हैं तो आप कोई भी तोड़ सवाल कर सकते हो, मतलब कि कितना भी अच्छा सवाल आपको मिल जाए, अगर आपको ये पता है कि किस टाइम पे वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v होती है और किस टाइम पे वेलोसिटी ओमेगा r होती है किसी भी पार्टिकल की, रेडियल जो वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो कैसे उनका मैं ये लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, ये नेट लिख देता हूं, ठीक है। मतलब यहां पे बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आपको किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास अपना घर है, हम उधर कभी भी जा सकते हैं, उधर जाके बैठ जाओ, उधर जाके देखो कि अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना है, प्लस अपने रिस्पेक्ट में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की वेलोसिटी या पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, खेल खत्म वहीं पे। क्लियर है। ये चीजें समझ आने के बाद में मैं एक और छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूं, वो क्या है, वो है अभी तक हमने क्या चीज डिस्कस करी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, लीनियर मोमेंटम। तो देखो घूमने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पे क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई साहब P जो होता है लीनियर मोमेंटम वो होता है m v सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो v सेंटर ऑफ मास जितना भी होगा उतना हो जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि घूमने से हमें मतलब रोटेशन वाली कोई टर्म ही नहीं है, लीनियर मोमेंटम है तो मास इंटू लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v, तो v सेंटर ऑफ मास लिख देंगे। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, ये टर्म्स देखो आप बिल्कुल डिराइव करके लिख सकते हो, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं है डिराइव करने का, ठीक है। ये ड्राइव करके मैं यहाँ पे दिखाता रहा हूँ, टाइम वेस्ट होता है, आपको सीधा पता है यार, अगर बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है तो चलने की वजह से अगर v सेंटर ऑफ मास की स्पीड से उसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v com, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस हाफ i com ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये i ओमेगा स्क्वायर कहां से आया, कोई भी पार्टिकल, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, कोई पार्टिकल अगर घूमता है तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ i ओमेगा स्क्वायर, और ये होती है ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, और बॉडी दोनों कर रही है तो दोनों को कंबाइन कर दो। मैं बोलूं कि भाई साहब एक पार्टिकल है ऐसे इस तरह से घूमता हुआ मस्त आराम से, कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर घूमता हुआ इस तरह से यहां पे पहुंच गया, ओमेगा दे रखा है ओमेगा और v दे रखा है v, तो इसकी बोलो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी और वहां पे कितनी, तो यहाँ पे बोलूंगा भाई ये इधर भी मूव कर रहा है v स्पीड से और घूम भी रहा है ओमेगा से स्पीड से, तो मैं लिखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, पहले तो सेंटर ऑफ मास अगर v से मूव कर रहा है तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा।
फिर उसके बाद लिखूंगा अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से और इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर, तो हो जाएगा हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो वहां से आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो, राइट। अब अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी होगा, अब लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। अब एंगुलर मोमेंटम भी देखो दो तरह से निकाल सकता हूं मैं। एक तो एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूं मैं किसके लिए, जब बॉडी लीनियरली मूव कर रही हो, तो उसको कैसे लिखता हूं मैं, एम आर क्रॉस वी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और अगर बॉडी घूम भी रही है, घूम के मूव कर रही है, तो उसका रोटेशन का क्या होता है, हाफ आई सेंटर ऑफ मास ओमेगा, सॉरी आई ओमेगा, हाफ नहीं आएगा यहाँ पे, आई ओमेगा आएगा सिर्फ, एक्सक्यूज मी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आर क्रॉस वी मल्टीप्लाइड बाय एम, वी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का वी, और ये हो जाएगा आईसीओएम, आईसीओएम क्या है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी बॉडी है इनटू उसका एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। तो मतलब ये वो चीजें हैं, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले, कि लीनियर मोमेंटम पे रोटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता, बॉडी को घुमा लो, लीनियर क्वांटिटीज तो सेम ही रहने वाली है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि बॉडी चल भी रही है तो लीनियर मूवमेंट की वजह से हाफ mv/c/m स्क्वायर, फिर उसके बाद बॉडी घूम भी रही तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। सिमिलरली ये लीनियर एंगुलर मोमेंटम और ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन। अगर बॉडी सिर्फ रोटेट कर रही है और आगे नहीं चल रही है तो ये जीरो, तो क्या रह जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। और अगर बॉडी सिर्फ आगे चल रही है, घूम नहीं रही है, तो ये जीरो। अभी तक हम क्या करके पढ़ते आए थे, बॉडी घूम नहीं रही थी तो ये टर्म जीरो थी, ये टर्म जीरो थी। अभी ऐसा भी केस आएगा कहीं पे जहां पे बॉडी सिर्फ घूम रही होगी, ये जीरो करेंगे, ये जीरो करेंगे, और ऐसा भी केस आएगा जहां पे घूम भी रही होगी, चल भी रही होगी, दोनों काम साथ में हो रहेंगे, तो इसका मतलब ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूलाज का डिस्कशन। अब नेक्स्ट में मैं डायरेक्ट रोलिंग पे जंप करूंगा कि रोलिंग क्या होती है ना। रोलिंग मतलब बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा कि क्या ही रोल होएगा, पता नहीं, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। और ये लेक्चर था कनेक्टिंग लेक्चर की, यहां से सारी चीजें उठेंगी। ये जो भी फॉर्मूलाज मैंने लिखे हुए हैं इनको मैं यूज करूंगा, वहां पे जाके बोलूंगा कि V = R ओमेगा कैसे होगा, देखो उस वाले डायग्राम में बताया था, वहां पे फॉर्मूलाज को पुट करूंगा डायरेक्ट, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉर्क = I अल्फा जो हमने पढ़ा था वो भी आप एक बार रिवाइज कर ले। मैं आपसे बोलूंगा कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीख चुके हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आप टॉर्क = I अल्फा वाला लेक्चर दोबारा देखें, वहां से समझे कि टॉर्क = I अल्फा, टॉर्क कैसे निकाला जाता है, अल्फा कैसे निकाला जाता है, आई क्या होता है, ये सब चीजें। उसके बाद आप इस वाले लेक्चर में देख चुके हैं सारी चीजें कि कैसे आपको पढ़नी है, ठीक है, कि क्या फॉर्मूलाज यूज करने हैं, कैसे आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या क्या सारी चीजें देखनी है, ठीक है। उसके बाद हम जंप करेंगे रोलिंग पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ पार्ट भी बोला जाता है। वैसे आसान है और आपको भी आसान ही लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और सारे प्लेटफॉर्म्स पे जहां पे भी आप हमें ढूंढ सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, सब जगह हमें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सीखें। थैंक यू।